नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था भारतीय रेलवे द्वारा सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन का चयन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने के लिए किया गया है। तो सवाई माधोपुर और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन का चयन इसके लिए हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, भारतीय रेलवे अपने रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के लिए लगातार बढ़ाता जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये केंद्र अभी देश के 50 स्टेशन पर खोले जाएंगे। बाद में इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्टेशन में ये केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर और भगत की कोठी जो रेलवे स्टेशन है वो जोधपुर में है, इन दोनों रेलवे स्टेशन को चुना गया है। मार्च 2024 तक देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाइयां रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध करवाने के लिए पहल की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसमें अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। ये बोर्ड बेरवा और बेरवा जाति वर्ग की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ पिछड़ेपन को दूर करने के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देगा। ये बोर्ड, इस बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य इसमें शामिल है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इसके जो उपनिदेशक है वो इसमें उपनिदेशक स्तरीय अधिकारी इस बोर्ड में सचिव के रूप में कार्य करेंगे। बोर्ड का जो प्रशासनिक विभाग है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 और 22 अगस्त को G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी बैठक राजस्थान में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इस बैठक का आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के क्रम में राजस्थान में अलग अलग बैठकें आयोजित की जा रही है, जिसमें आपको पता होगा कि उदयपुर में शेरपा बैठक पिछले साल आयोजित हुई थी और इस बार 21 और 22 अगस्त को G20 के व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की जो चौथी बैठक है वो 24 और 25 अगस्त को व्यापार एवं निवेश मंत्रालय बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये मंत्रालय बैठक है वो 24 और 25 अगस्त को होगी। इसके अलावा व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की चौथी बैठक वो 21 और 22 अगस्त को जयपुर में आयोजित की जाएगी। जयपुर के रामबाग पैलेस में आयोजित होने वाले G20 देशों के व्यापार और निवेश कार्य समूह की और इनकी मंत्रालय बैठक का आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान में मैनुअल रिक्शा पर पूर्णतः प्रतिबंध के साथ ई रिक्शा की शुरुआत की गई है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इसकी शुरुआत हुई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के केवलादेव में मैनुअल रिक्शा पर अब पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ ही ई रिक्शा की शुरुआत की गई है। यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक बड़ी पहल की है सरकार की ओर से। यह पहल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई है, जिसमें पर्यटकों के लिए मैनुअल रिक्शा है वो पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है और ई रिक्शा की शुरुआत हुई है। इस अभ्यारण्य में आपको बता दें कि साइबेरियाई सारस भी बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में कई वेडर, रैप्टर और बतखों की 20 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बड़ी संख्या में यहां पर आते हैं। इसके अलावा अब तक 90 से अधिक ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और पर्यटक ई रिक्शा से कम समय में पार्क का भ्रमण कर सकेंगे और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर बन गई है जिनका जन आधार कार्ड बनाया गया है? तो ये ध्यान रखना, नूर शेखावत। ये पहले भी काफ़ी चर्चा में थी। तो ये ट्रांसजेंडर है जिनका जन आधार कार्ड है वो बनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नूर शेखावत जो राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर बनी है जिनका जन आधार कार्ड बनाया गया है। इसी के साथ ही नूर को अब तक सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा। राजस्थान सरकार के द्वारा भामाशाह कार्ड के स्थान पर जन आधार कार्ड शुरू किए गए थे। संयुक्त निदेशक राजस्थान सरकार के जन आधार अथॉरिटी सीताराम स्वरूप की पहल से एक कार्ड बन सका है। पिछले दिनों नूर शेखावत ने राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन भी लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंगापुर में राजस्थान से किसे एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? तो राजस्थान आवासन मंडल को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सिंगापुर के होटल पेन में जो पैसिफिक में हुए एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान आवासन मंडल के जो आयुक्त है पवन अरोड़ा, इनको द वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस की ओर से एग्जाम्पलरी लीडरशिप और सीएसआर इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा राजस्थान आवासन मंडल ने एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 से इसको नवाजा गया था। तो 2 पुरस्कार मिले हैं। राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले 4 वर्षों में राजस्थान आवासन मंडल को कुल 35 से अधिक अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, स्कोच अवार्ड 2021, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान के महाराणा प्रताप उदयपुर एयरपोर्ट को नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश के 56 घरेलू हवाई अड्डों में कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है महाराणा प्रताप उदयपुर एयरपोर्ट को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महाराणा प्रताप उदयपुर एयरपोर्ट को नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश के 56 घरेलू हवाई अड्डों में दूसरा स्थान मिला है। इस बार भोपाल है वो पहले नंबर पर रहा है, जबकि तीसरे स्थान पर देहरादून एयरपोर्ट रहा है। उदयपुर एयरपोर्ट ने कस्टमर सेटिस्फिकेशन सर्वे में वह उपलब्धि हासिल की है। दरअसल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से निर्धारित सर्विस क्वालिटी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए 2 बार ग्राहक संतुष्टि सर्वे करवाया जाता है। इसमें जनवरी से लेकर जून 2023 तक के सर्वे में उदयपुर एयरपोर्ट ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि 2016 से लगातार 3 स्थानों में उदयपुर एयरपोर्ट है वो अपना स्थान बनाए रखा है। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देश भर से कुल 56 एयरपोर्ट का सर्वे करवाया गया था, जिसमें ग्राहक संतुष्टि सूचकांक, जिसके आधार पर उदयपुर एयरपोर्ट को 4.97 अंक मिले हैं। बाकी के एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो राजस्थान के जोधपुर एयरपोर्ट को इसमें 12वां स्थान मिला है और किशनगढ़ एयरपोर्ट है वो 15वें स्थान पर। बीकानेर का जो अगर बात की जाए बीकानेर एयरपोर्ट इसमें 21वें पायदान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों प्रदर्शनियों में भाग लेने पर चुकाए गए ग्राउंड रेंट जो सहभागिता शुल्क पर पुनर्भरण योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो राजस्थान सरकार ने 3 मार्च 2025 तक के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देशों में लगने वाले मेला और प्रदर्शनियों में कई उद्योगपति अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने के इच्छुक है ताकि उनके उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान मिल सके। इसमें ग्राउंड रेट जो सहभागिता शुल्क है वो कई बार छोटे उद्यमियों के आड़े आ जाते हैं। तो इससे निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पहल की है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों प्रदर्शनियों में भाग लेने पर चुकाए गए ग्राउंड रेंट जो सहभागिता शुल्क पर पुनर्भरण योजना की जो अवधि है वो 3 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाई है, ताकि छोटे बड़े उद्यमियों को इससे राहत मिल सके। अब इस योजना में सहभागिता शुल्क प्रति प्रदर्शनी 50% की दर से अधिकतम 1 लाख रुपए और एक वित्तीय वर्ष में एक इकाई को कुल 2 इवेंट्स के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए का पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा साल 2023-24 के लिए इस योजना के लिए अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय मेला प्रदर्शनियों की सूची भी जारी की है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस गांव की बुनकर बसंती देवी को राज्य सरकार के द्वारा जो राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये आपको बता दें कि टांकला गांव की रहने वाली है, जो गांव नागौर में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नागौर जिले के टांकला गांव की बुनकर बसंती देवी पत्नी सोहन राम को जो राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें बतौर पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र और 21,000 रुपये का चेक सौंपा गया था।
बसंती देवी को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग विनू गुप्ता की ओर से नेशनल हैंडलूम वीक के उद्घाटन पर 3 से लेकर 7 अगस्त तक नेशनल हैंडलूम वीक का आयोजन किया गया था राजस्थान के जयपुर में। और इसी अवसर पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा द्वितीय पुरस्कार जो कैथून कोटा की शबनम को उनके उत्कृष्ट उत्पाद कोटा डोरिया साड़ी के लिए मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तृतीय पुरस्कार जैसलमेर के थाट गांव के प्रेमचंद जो बुनकर है उनको उनके उत्कृष्ट उत्पाद ऊनी पट्टू के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो प्रिया मलिक ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने जॉर्डन में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जहां ये अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप का ताज जीतने वाली भारत की दूसरी महिला पहलवान है। इससे पहले अंतिम पंघाल ने साल 2022 के संस्करण में कुश्ती में जूनियर विश्व कप खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। उन्होंने महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में फाइनल में जर्मनी की लारा सेलिन कोहेन को 5-0 से हराया था। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने भारत का पहला सौर मिशन किस नाम से प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है? तो ध्यान रखना, इसरो के द्वारा जो भारत का अपना पहला सौर मिशन है वो आदित्य L1 के नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इसरो के द्वारा भारत का अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 जो उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसी महीने आदित्य L1 उपग्रह के अगले प्रक्षेपण की योजना बना रहा है। यह आपको बता दें कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। उपग्रह सौर वातावरण, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 7 उपकरण एक साथ ले जाएगा। और इससे आपको बता दें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। और प्रक्षेपण के बाद जो आदित्य L1 उपग्रह को जो L1 नामक हेलो कक्षा तक पहुंचने में लगभग 109 पृथ्वी दिन लगेंगे, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में 20 से लेकर 23 अगस्त तक नवा CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, 20 से लेकर 23 अगस्त तक नवा CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा GK सर्च इंजन ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको निःशुल्क कंटेंट है वो उपलब्ध करवाया गया है। स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाता है, साथ ही साथ अलग अलग कोर्सेज भी वो भी कम प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।